हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री योग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 26th वीक डिस्कस करने वाले हैं। इस वीक में हमारा बेबी जो है वो अराउंड 14 इंचेस इतना हो गया है और हमारे बेबी का जो वेट है वो अराउंड 900 ग्राम्स इतना हो गया है। सो हमारा जो बेबी है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है। हमारे बेबी में काफ़ी चेंजेस जो है वो हो रहे हैं। अभी हमारा बेबी जो है वो आईलिड जो है, मतलब कि उसकी जो आँखों की पलकें जो है वो अभी खोल पा रहा है। सो आईलिड ओपनिंग ये अभी 26 वीक्स के बाद बेबी कर पा रहा है। तो 28 वीक होते होते प्रॉपरली बेबी आईज ओपन करने वाला है और बेबी की जो आई बॉल के मूवमेंट्स है वो भी होने वाले हैं। लेकिन 26 वीक्स पे ही बेबी जो है वो आईज जो है वो ओपन कर देता है। अब इसके अलावा हमारा जो बेबी है उसमें इम्पॉर्टेंट जो रिफ्लेक्स आते हैं उसमें एक मोरोज रिफ्लेक्स करके होता है। ये एक सेविंग का रिफ्लेक्स होता है, मतलब अगर बच्चा जो है वो नीचे गिर रहा है तो बेबी के जो आर्म्स और लेग्स है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, फ्लेक्स होके एक्सटेंड होते हैं, जिसे हम मोरोज रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स इसलिए होता है कि बेबी को इंजरी ना हो। पर ये रिफ्लेक्स जो है वो बेबी डिलीवरी होने के बाद ये रिफ्लेक्सेस जो है वो वर्क करने वाले हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्सेस जो है वो बेबी को अभी से माँ के पेट में ही डेवलप होना चालू हो गए हैं। इसके अलावा ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, मतलब कि कुछ भी पकड़ना हाथ से, ये ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स भी हमारे बेबी को डेवलप हो गया है। इसके अलावा हमारा जो बेबी है उसके आँखों का कलर जो है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है। हमारा जो बेबी है उसकी जो आइरिस होती है, आइरिस मतलब कि हमारे जो बेबी का जो आइज़ है अंदर का, उसका जो कलर है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इसका पिगमेंटेशन जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे इसका कलर जो है वो डिलीवरी के नज़दीक नज़दीक ये आइरिस का कलर जो है वो डिसाइड होता है। इसके अलावा हमारा जो बेबी है उसमें भी फैट डिपोजिशन जो है वो चालू हो गया है। पहले हमारा बेबी जो था रिंकल्ड था, पिंक कलर का था और बेबी का जो स्किन जो था वो एकदम पतला था। लेकिन अभी ये फैट डिपोजिशन जो है वो थोड़ा थोड़ा बेबी में चालू हो गया है और बेबी की स्किन जो है वो भी अभी थिक होना चालू हो गया है। वो ब्लड वेसल्स की वजह से ही बेबी का स्किन जो था वो पिंक दिख रहा था। तो अभी हमारे बेबी जो है उसका डेवलपमेंट होने की वजह से ये जो फैट डिपोजिशन होने की वजह से ये जो रिंकल्ड अपीयरेंस जो है वो अभी कम हो गए हैं। अब इसके अलावा हमारा जो बेबी है उसकी जो मूवमेंट्स है वो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। उसका जो सकिंग स्वाल्विंग मूवमेंट है वो तो है ही, उसके अलावा बेबी के हाथों के और पैरों के मूवमेंट्स जो है वो भी अभी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। बेबी के जो बाकी के डेवलपमेंट है जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट है, बेबी का फेस, बेबी का नोज़, ये सारी चीज़ें भी अभी प्रॉपरली अच्छे से डेवलप हो रही है। बेबी का ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड, बेबी का नर्वस सिस्टम, ये भी अभी प्रॉपरली अच्छे से डेवलप हो रहा है। बेबी की जो अन्न नलिका है और बेबी की अतड़ियाँ, बेबी की किडनीज, बेबी का लीवर, ये सारी चीज़ें भी अभी आगे ग्रो हो रही है। इसके अलावा बेबी अगर बॉय है तो जो टेस्टिस है वो पहले एब्डोमेन में थे, मतलब कि पेट में थे, ये पेट से अभी स्क्रोटम में आ गए हैं। सो ये हो गया है हमारे बेबी के क्या क्या डेवलपमेंट होता है। लंग्स में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे बेबी के जो लंग्स है उसमें सर्फेक्टेंट सिक्रेट होना चालू हो गया है। न्यूमोसाइट्स करके एक सेल होते हैं जो बेबी के लंग्स में बनना चालू हो गया है और ये जो न्यूमोसाइट्स है वो सर्फेक्टेंट सिक्रेट करना चालू हो जाते हैं। ये सर्फेक्टेंट सिक्रेट होने की वजह से बेबी की लंग मैच्योरिटी अभी चालू हुई है, पूरी नहीं है। 34 वीक्स तक बेबी की लंग मैच्योरिटी जो है वो पूरी आ जाती है। 26 वीक्स में नहीं होती है, पर इसे वीक ऑफ सर्वाइवल भी कहा जाता है। अगर हमारा बेबी अनफॉर्चुनेटली ये वीक में डिलीवरी हो जाता है तो अगर अच्छा एनआईसीयू केयर अगर बेबी को मिलता है तो ऐसे बेबीज़ जो है 26 वीक्स ऑनवर्ड्स के बेबी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अफकोर्स बहुत ही अच्छा उनको एनआईसीयू केयर, सर्फेक्टेंट्स के इंजेक्शंस उन्हें देने पड़ते हैं। कोई भी इंजेक्शन इन्फेक्शन से हमें वो बेबीज़ का बचाव करना पड़ता है, पर ये बेबीज़ जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये हो गया है 26 वीक्स में बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। अब जानेंगे कि मदर में क्या क्या चेंजेस होता है। तो आपका जो बेबी बम है, मतलब आपका यूट्रस है, वो अभी नाभि से
ऑलमोस्ट 2.5-3 इंचेस तक ऊपर आ गया है। सो हर एक हफ्ते में अब ये आगे हाफ इंचेस बड़ा होने वाला है। आपका वेट गेन भी अभी हो गया है अराउंड 7.5 टू 8 kg तक के भी आपका वेट गेन 7.5 टू 8 kg अराउंड हो सकता है। इसमें ये बेबी आपका जो यूट्रस है वो बढ़ने की वजह से आपको अभी थोड़ा सा तकलीफ सांस लेने में चालू हो सकती है। तो 26 वीक्स में थोड़ा सा क्या हो रहा है कि जो गर्भाशय है वो ऊपर आपके डायफ्राम को पुश कर रहा है। तो ये डायफ्राम को पुश कर रहा है, उसकी वजह से जो लंग की कैपेसिटी है वो कम हो रही है, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम ऐसा कहते हैं। तो ये लंग कैपेसिटी अगर कम हो गई है तो आपको जल्दी ही सांस लगना, आपको जल्दी ही थकान महसूस होना ऐसा हो सकता है, और जल्दी सांस भर के आना आपकी, ये सारे प्रॉब्लम भी आपको हो सकते हैं। इसके अलावा बेबी के मूवमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा रहने वाला है, और बेबी जो है वो हमारा रिलेटिवली छोटा है, तो इसकी वजह से बेबी को हमारे काफ़ी स्पेस मिल रही है घूमने के लिए। तो इसकी वजह से हमारे बेबी का जो मूवमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से यू नो हमको काफ़ी कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कभी कभी हमारे पेशेंट्स ऐसा कह के आते हैं कि मैडम बहुत ही ज़्यादा बेबी घूम रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है बेबी को इसलिए वो घूम रहा है? जी नहीं, अगर बेबी में एक्सेसिव मूवमेंट्स हैं तो उसके डरने की बात नहीं है। बेबी के ज़्यादा मूवमेंट्स इज़ अ साइन ऑफ बेबीज़ वेलबींग, मतलब बेबी हमारा अच्छा है इसलिए ज़्यादा घूम रहा है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता है। हाँ, अगर बेबी का घूमना कम हो गया है या फिर बेबी नहीं घूम रहा है, आपको दिन भर में बेबी का एक भी मूवमेंट नहीं समझा है, तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसमें आपको पैर हाथों पे और उंगलियों में झुंझुनाहट जैसी महसूस हो सकती है। आपको पूरे ही शरीर पे ही स्वेलिंग रह सकती है, किसी किसी को एकदम नॉर्मल रह सकता है, कुछ भी स्वेलिंग नहीं है, किसी किसी को सिर्फ पैरों में स्वेलिंग है, किसी किसी को पूरे शरीर में स्वेलिंग है, ऐसा रह सकता है। स्वेलिंग जो है वो नॉर्मली भी रह सकती है, प्रेगनेंसी में थोड़ा वाटर रिटेंशन होता है तो ये प्रेगनेंसी में स्वेलिंग रह सकती है, लेकिन आपका बीपी जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, ये आपने ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बार बार आपने बीपी चेक कराना चाहिए, क्योंकि स्वेलिंग जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब कि प्रेगनेंसी में होने वाले हाइपरटेंशन की वजह से भी आपका स्वेलिंग रह सकता है। तो ये एक बार रूल आउट करना आपने ज़रूरी होता है। अब इसमें और क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है कि 26 वीक्स ऑनवर्ड, मतलब अभी आपका ये सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो ख़त्म होने वाला है, और आप 28 वीक्स के बाद आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में एंट्री करने वाले हो। तो ये 27-28 वीक्स के अराउंड कभी कभी जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला जो ब्लड शुगर है वो शिकायत हो सकती है। तो शुगर लेवल्स आपके चेक कराने चाहिए आपने, जिसको हम OGCT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ऐसा कहते हैं, वो आप करा सकते हो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो GTT टेस्ट हम करा सकते हैं। अगर वो डिरेंज जाती है तो HbA1c टेस्ट भी हम करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल अगर एबनॉर्मल आता है तो ही हम ये टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा आपका बीपी जो है वो आपने चेक कराना चाहिए। अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ है तो क्या क्या वार्निंग साइन सिम्टम्स हो सकते हैं जो आपने ध्यान में रखना चाहिए? तो एक तो है हेडेक, आपको अगर सर दर्द हो रहा है, आपको आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा है, आपको जिसको हम ब्लरिंग ऑफ विजन कहते हैं, आपको नाउशिया मतलब कि चक्कर आ रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, इसके अलावा आपको ब्लीडिंग हो रही है, पर वजाइनल आपको ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम अब्रप्शन भी बोलते हैं, अब्रप्शन प्लेसेंटी बोलते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी इसमें सिवियर कभी कभी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, जिसको हम इक्लैम्शिया कहते हैं, जिसमें बीपी ज़्यादा बढ़ने की वजह से कभी कभी पेशेंट्स में कन्वर्जन्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीवियर केसेस में होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें अगर अवॉइड करनी है तो हमें बीपी हमारा रेगुलरली चेकअप कराना है हमारे डॉक्टर से, और अगर हमारा बीपी नॉर्मल है तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो जनरली हमें नहीं होती है। और इसके अलावा और एक चीज़ है कि बेबी के आजू बाजू हमारे पानी कैसा है ये भी हमें देखना चाहिए। तो लाइकर जिसे हम बोलते हैं सोनोग्राफी में, वो एडिक्वेट है कि नहीं ये भी देखना ज़रूरी है। अगर पानी कम है बेबी में तो हम इसे ओलिगोहाइड्रोमनियोस ऐसा कहते हैं। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं, ओलिगोहाइड्रोमनियोस क्या है, पॉलीहाइड्रोमनियोस क्या है,
इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया, इसके कारण क्या होते हैं, जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, प्री इक्लैम्शिया प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है, इसके बारे में भी हमने अलग से विस्तार से वीडियोस बनाए हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। ये सारी जो स्क्रीनिंग है ये आपके 26 टू 28 वीक्स अराउंड होना बहुत ज़रूरी होती है। आपका शुगर लेवल देखना, आपका हीमोग्लोबिन देखना, एनीमिया का भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। बेबी का हीमोग्लोबिन जो है वो आप मदर का हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो सकता है। 11 से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो उसके लिए आयरन सप्लीमेंट्स आपने लेना ज़रूरी है। उसके अलावा आपने थायराइड टेस्ट कराना है। उसके अलावा आपने आपका यूरिन टेस्ट कराना है। यूरिन में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है ना, जैसे हम पसनेस बोलते हैं, तो फिर यूरिन में कुछ प्रोटीन यूरिया नहीं है ना, मतलब कि प्रोटीन्स कुछ नहीं है ना, ग्लूकोज कुछ जिसको हम प्रेगनेंसी ग्लाइकोसूरिया भी बोलते हैं, तो ये कुछ नहीं है ना। उसके अलावा आपको और कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है ना प्रेगनेंस यूरिन में, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम यूरिन टेस्ट जो है वो कराते हैं। ये हो गया है एक क्या क्या जांचें हमने करानी चाहिए, उसके बारे में क्या क्या मेडिसिन आपने लेनी चाहिए, तो ऑफकोर्स आपके डॉक्टर की सलाह से आपने आयरन कैल्शियम टैबलेट्स और प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, फॉलिक एसिड लेना चाहिए, इकोस्प्रिन आपने लेना चाहिए आपके डॉक्टर की सलाह से ऑफकोर्स, और प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इंजेक्शंस जो भी आपको बताए गए हैं वो आपने कंटिन्यू करना चाहिए। 28 वीक्स होने के बाद जनरली हम लोग एक डॉपलर आपका बोलते हैं करने के लिए, तो यूएसजी डॉपलर जो है वो एक 28 हफ्ते के होने के बाद आपने कराना चाहिए। एकदम कंपल्सरी नहीं है ये स्कैन कराना, पर अगर आप कराते हैं तो आप बेबी का वेट, बेबी के आजू बाजू पानी कैसा है, बेबी को मदर से ब्लड फ्लो बराबर जा रहा है कि नहीं, ये हमें डॉपलर में समझ सकता है। ये हो गया है क्या क्या चेंजेस होते हैं। कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, कभी कभी थोड़ा सा गर्म फील हो सकता है, ये सब हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ये सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके शरीर में। बैक पेन भी कभी कभी रह सकता है। बैक पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सैक्रोइलियर जॉइंट है उसमें थोड़ा सा डिसआर्टिकुलेशन आ जाता है, तो इसकी वजह से ये बैक पेन भी आपको रह सकता है। ये हो गया है अबाउट क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं अगर ज़्यादा ही पेन है। यूरिनरी लीक भी कभी कभी रह सकता है, तो यूरिनरी लीक जो है उसको अपने एमनियोटिक फ्लूइड लीक से ज़रूर डिफरेंशिएट करना चाहिए। यूरिनरी लीक जो है वो सिर्फ खांसने पे या फिर छींकने पे ही आपको होगा, आपका पेशाब जो है वो लीक हो जाएगा, लेकिन जो एमनियोटिक फ्लूइड का लीक होता है वो कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू ट्रिपल रहता है, और इसे हम प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो इसके बारे में भी आपने अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ऐसा कुछ लगता है आपको तो आपके डॉक्टर से आपने ज़रूर इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। अगर वजाइनाइटिस के आपको कुछ सिम्टम्स लगते हैं, मतलब कि आपको योनि मार्ग में कुछ इन्फेक्शन है ऐसा आपको लग रहा है, इसके बारे में भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और स्पेकुलम एग्जामिनेशन हम करते हैं, जिसमें हम एक स्पेकुलम डाल के हम सर्विक्स और वजाइना चेक करते हैं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है ना, और कुछ इन्फेक्शन अगर है तो हम उसके लिए आपको प्रॉपर जो सेफ मेडिसिन है प्रेगनेंसी में ऐसे ही आपको हम लोग देते हैं। ये हो गया है हमारा प्रेगनेंसी का 26 वीक, जिसे हम वीक ऑफ सर्वाइवल भी बोलते हैं, और इसमें क्या क्या हमारे बेबी में और मदर में क्या क्या चेंजेस हुए इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीक बाय वीक सीरीज़ हमारी आपको पसंद आ रही हो, और अगर आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही हो तो हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके कोई भी परिजन होंगे जो ये प्रेगनेंसी के थ्रू जा रहे हैं और उनको ये आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने उनके साथ शेयर करनी चाहिए, तो ज़रूर हमारे वीडियो जो है वो उनके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इससे कुछ बेनिफिट हो, कुछ फ़ायदा हो, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।